बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, रिस्क की हमने डिस्कशन की है और कंट्रोल्स की डिस्कशन की थी पिछले 2 दिनों में। कोई सवाल आपके ज़हन में आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। इंशाल्लाह संडे वाले दिन ये सेशंस ख़त्म होने हैं और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबली 11 बजे से 12:30-1 बजे तक आपकी मैं रिस्क और कंट्रोल की वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको केस स्टडीज़ दूंगा, करेंगे और इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि पेपर में आने वाले सवाल हल करें। तो बुनियादी तौर पे जो अभी मैंने आपको रिस्क और कंट्रोल पढ़ाए, ये नॉलेज के लिए थे। आपको समझ आ गए, आपने याद कर लिए, तो अगला स्टेप क्या है? अप्लाई करना। सवाल का जवाब भी लिखना आना चाहिए। उसके लिए फिर आपके लिए क्या, आपके पास क्या होगा? प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे होंगे, फिर उसके बाद कुछ बड़े सवाल होंगे। तो तकरीबन 25 के करीब केस स्टडीज़ हैं, वो आपको मैं कराऊंगा। फिर एक दिन जो है वो डाटा से मुतल्लिक होगी, 1, 2 या 3 दिन की इंशाल्लाह वर्कशॉप होगी, लेकिन मंडे वाले दिन से शुरू करेंगे और मंडे वाले दिन तो इसकी वर्कशॉप होगी रिस्क की, क्योंकि रिस्क सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड आता है और वो तो आपने लाजमी करनी है। और उसके बाद डाटा के भी, डाटाबेस से रिलेटेड जो सवाल है, जिस टाइप का सवाल है, वो भी फिर उसकी भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये 2 से 3 दिन पर मुश्तमिल ये प्रैक्टिस सेशंस होंगे जो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उससे मुतल्लिक सवाल आए तो आप उसे लिख भी सकें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस बच्चे ने पेपर हल किया, पास तो उसने होना। पेपर में ये नहीं देखा जाना कि रट्टा लगा हुआ था या नहीं लगा था। पेपर में तो ये देखा जाना है कि जो इशू था, जो प्रॉब्लम थी, आपने क्या उसका जवाब लिखा या नहीं लिखा, और अगर लिखा तो ठीक लिखा या ठीक नहीं लिखा। मुख्तसर तो ये वाली बात है। चैप्टर नंबर आज का जो हमारा प्लान है, वो चैप्टर नंबर 7 और 8 है। चैप्टर 7 इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर और चैप्टर 8 इज अबाउट ERP। अच्छा एरिया है। लास्ट टाइम जिसको कहते हैं स्प्रिंग 2026 में, इसमें से काफ़ी टेस्टिंग हुई है। करते हैं सर, इसकी तरफ चलते हैं। जी सर। कौन से सर? कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, वो ऑब्वियसली रिविजन क्लास में 100% कवर करना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो पेपर स्पेसिफिक थे वो मैंने सारे करा दिए। तो मैंने जब लास्ट में उसको करवाया ना, जब मैप कराया था, उसमें मैंने बता दिए थे कि ये टॉपिक्स हैं वो आपने करने हैं। बहरहाल अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि सर हमें बता दें, तो कोई मसला नहीं है। रिस्क की वर्कशॉप जिस दिन होनी है मंडे वाले दिन, उस दिन ले आना, बाकी जो रह गए वो मैं करवा दूँ। ठीक है, जो आप कहेंगे वो करवा दूँ। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर। अच्छा, एक तो आपको ये बात बतानी है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। सर जी, पुराने दौरों में जानवर की खाल पे मैसेज लिखा जाता था और वो दूसरे मुल्कों में पहुंचाया जाता था, कम्युनिकेशन होती थी, इंफॉर्मेशन शेयर होती थी। ये इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दौर बढ़ता गया, कागज आ गया, कागज पे लिखने लगे। मियाँ साहब फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, रिपोर्ट जाती है और वो हर रोज
एक सेल की रिपोर्ट जा रही है, हर रोज एक परचेज की रिपोर्ट जा रही है, कागज उनके पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि कितनी सेल हुई और कितनी परचेज हुई। ये एक स्टेप रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई कि हम जब इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है मालूमात का निज़ाम, इंफॉर्मेशन का निज़ाम, कम्युनिकेशन का निज़ाम। इस निज़ाम के हवाले से टेक्नोलॉजी में इतना काम हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं तो आपके दिमाग में कंप्यूटर आता है। हालांकि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर तो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए से इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम आपकी इंफॉर्मेशन का निज़ाम, आर्किटेक्चर, उसका प्लान, उसका नक्शा, ये बुनियादी तौर पे बात है। तो भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम में आज के दौर में आपके लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज़रिया सबसे मेजर क्या है? मोबाइल है, जिसमें आप एक मैसेज कर रहे हैं, पैगाम एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मालूमात एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। आपका व्हाट्सएप है जहाँ जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही है। तो आज इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद ये चीज़ें हैं। इदारों में, कंपनीज में कंप्यूटर्स हैं बुनियादी तौर पे, लैपटॉप्स हैं, सर्वर्स हैं, डिवाइसेस हैं। तो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बन चुके हैं। तो बेसिकली आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम आर्किटेक्चर रेफर टू द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये रेफर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर क्या होगा। ये इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर में, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या शामिल है? हार्डवेयर शामिल है, सॉफ्टवेयर शामिल है, नेटवर्क शामिल है, प्रोटोकॉल शामिल है। चार चीज़ें: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और प्रोटोकॉल। सर जी आईटी आर्किटेक्चर जो है ये करता क्या है? ये नक्शा है सर। आर्किटेक्चर से मुराद आप प्लान ले ले, आप एक नक्शा ले लें। A well-designed IT architecture ensures that system work together seamlessly. Seamless का क्या मतलब होता है? Smoothly, supporting operational requirement, scalability and security. A well-designed IT architecture ensures that the system work together seamlessly, supporting operational requirements, scalability and security. सर आपका अच्छा आईटी का आर्किटेक्चर ऐसा होता है जिससे ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करता है और स्मूथली सिस्टम आपस में काम करते हैं, स्केलेबल होते हैं। स्केलेबल का क्या मतलब होता है? बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। और लास्ट क्या है? सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। यही असल में यही सारी चीजें जिसको आज हमने डिस्कस करना है। जरा हमने बात की कि आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या है। जो आईटी का सिस्टम है उसके आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या शामिल है? सर्वर शामिल है, स्टोरेज डिवाइसेस शामिल हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट शामिल है, पेरिफेरल डिवाइसेस शामिल है। नाउ व्हाट इज सर्वर? ये पावरफुल कंप्यूटर है जो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है डाटा स्टोरेज के लिए, एप्लीकेशन होस्टिंग के लिए और नेटवर्क सर्विसेज के लिए। ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है जो क्रिटिकल ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। स्टोरेज डिवाइसेस सच एज
हार्ड ड्राइव, एसएसडी और नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। हार्ड ड्राइव, यार एसएसडी का नाम सुना हुआ है ना, एसएसडी से बनता क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव है, एसएसडी और नेटवर्क अटैच्ड डिवाइसेस हैं, ये स्टोरेज डिवाइसेस में शामिल है। अच्छा, ये डाटा को स्टोर भी करने के काम आती है, एप्लीकेशन को स्टोर करने के काम आता है, और डाटा जब जरूरत हो इस यहाँ पर डाटा सेव होता है, डाटा एक्सेस किया जा सकता है। और फाइनली एक अहम बात यह है सर, बैकअप भी यहीं पर ही होता है, एसएसडी में बैकअप रखा होता है सर। नेटवर्क इक्विपमेंट्स, ये तीसरी बात आ गई सर जी। आपका डाटा, आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है बाकी कंप्यूटर से, किसके जरिए, नेटवर्क के जरिए। तो नेटवर्क की डिवाइसेस होती हैं जैसे कि राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, इनके जरिए कम्युनिकेट करती है डिवाइसेस और सिस्टम आपस में। और फिर आ गए पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। हार्डवेयर से तो असल में मुराद है वो वाला पार्ट ऑफ सिस्टम या कंप्यूटर जो टचेबल है। सर्वर बताया, स्टोरेज डिवाइसेस बताई, नेटवर्क बताया और पेरिफेरल डिवाइसेस बताई। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर है तीन तरह का। सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मैनेज करता है, जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे कि मेमोरी और प्रोसेस। सर उसके बाद आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया जाता है कि यूजर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो एंड्रॉइड है, ये जो विंडोज है, ये जो आईओएस है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सर जी इदारों में जो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, हमारे एसबीआई में जो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए सारे बच्चों की इनरोलमेंट होती है और सारा निज़ाम है, वो बुनियादी तौर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरे नंबर पे आ गया मिडलवेयर। मिडलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कनेक्ट करता है डिफरेंट एप्लीकेशन और सिस्टम को, जिसके जरिए कम्युनिकेशन होती है और डाटा शेयर होता है। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और मिडलवेयर। नेटवर्क की बात करूं, तो नेटवर्क क्या है, इट्स जस्ट जिस तरह हमारा नर्वस सिस्टम है, ये पूरा नेटवर्क है। हमारे सर से लेकर हमारे पाँव तक पूरा जाल बिछा हुआ है, जहां ब्लड फ्लो के लिए वो इसी तरह यहाँ पर डेटा को फ्लो कराने के लिए जो निज़ाम है वो नेटवर्क कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम है आईटी आर्किटेक्चर का, जिसके जरिए डाटा फ्लो करता है बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। ये इंटरनल सिस्टम को और एक्सटर्नल एंटिटीज को कनेक्ट करता है और फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड डाटा एक्सेस। नेटवर्क्स वेरी इन स्कोप। नेटवर्क में लैन है, वैन है और इंटरनेट है। सर व्हाट इज लैन? लिमिटेड एरिया विद इन अ बिल्डिंग कनेक्टिविटी करनी है तो लैन के जरिए होगी, फास्ट, सिक्योर। दूसरा, वैन कनेक्ट्स डिवाइसेस ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, मल्टीपल ऑफिस लोकेशन। इट enables communication between रिमोट साइट्स। ये आ गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। मल्टीनेशनल कंपनी है, मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर ऑफिसेज हैं, उसको आपस में कनेक्ट करना है तो ये वैन के जरिए होगा। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है विद इन अ बिल्डिंग। वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया। और इंटरनेट तो ग्लोबल नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देता है। तो भाई हार्डवेयर भी बताया, सॉफ्टवेयर भी बताया, नेटवर्क भी बताया,
स्टोरेज दो तरह की है, एक लोकल स्टोरेज और एक सेंट्रलाइज स्टोरेज। लोकल स्टोरेज वो स्टोरेज है जो इंडिविजुअल डिवाइस की होती है, जैसे हार्ड ड्राइव और एसएससी, ये छोटे स्केल पर होती है। सेंट्रलाइज स्टोरेज बड़ी स्टोरेज है, जैसे डेटा सेंटर और क्लाउड स्टोरेज। डेटा सेंटर और क्लाउड, ये जो जी ड्राइव है ये क्या है, ये सेंट्रलाइज स्टोरेज है। सर, the various components and layer of IT system must work together to support an organization's operation. Hardware software interaction. The hardware and software must be compatible for optimal system performance. The operating system manages hardware resources while application software utilizes these resources to execute task. सर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कंपैटिबिलिटी जरूरी है। सर जी, आप गेम चला रहे हैं, आपकी गेम स्लो चल रही है, आप ग्राफिक कार्ड लगाते हैं वो ठीक चलती है, देखा है ना सर। ग्राफिक कार्ड एक हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर से हार्डवेयर ज्यादा बेहतर होगा तो आपका सॉफ्टवेयर ठीक से रन करेगा। तो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबल होने चाहिए। अगर आपका आईफोन है तो उसमें एंड्रॉयड नहीं चलेगा, उसमें iOS ही चलेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। सर जी, उसके बाद आ गया सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो नेटवर्क डिपेंडेंट होते हैं। आप क्लास लेते हैं जूम पे या वेबिनार पे, है तो वो सॉफ्टवेयर लेकिन नेटवर्क के बगैर काम नहीं करता। लाइव क्लासेस सबका यही है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है उसमें भी यही है। फिर उसके बाद आ गया सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का क्या मतलब है सर? यानी आपका स्टोरेज जो है वो भी नेटवर्क डिपेंडेंट है। सर, आपने जी ड्राइव पर डाटा सेव किया हुआ, इंटरनेट नहीं है, आप उसको प्ले कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आपकी स्टोरेज जो है वो भी बाज़-औक़ात नेटवर्क डिपेंडेंट हो जाती है। सर जी, अब दो कॉन्सेप्ट अगले आ गए, एक है स्केलेबिलिटी और एक है फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल कंसाइज बताऊं तो स्केलेबिलिटी ये है कि आपके पास इलास्टिक, देखें जो इलास्टिक होता है, जब हम छोटे होते थे तो शलवार में डालते थे, वो वाला इलास्टिक बड़ा भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। तो बेसिकली स्केलेबिलिटी ये होता है कि वो इलास्टिसिटी हो कि बड़ा और छोटा किया जा सके इन रिस्पॉन्स टू रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल लीजिए, सर हमारी ये बिल्डिंग है, बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकली आ गए हैं तो हम क्या करेंगे? बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकली आ गए हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस कैंपस के ऊपर एक और फ्लोर बना लें या एक दूसरा कैंपस बना लें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? या इस कैंपस के ऊपर एक फ्लोर बना लें या दूसरा कैंपस बना लें। अगर इस कैंपस के ऊपर फ्लोर बना लिया, या इस कैंपस के ऊपर फ्लोर बना ले या दूसरा कैंपस बना ले, एक ऑप्शन ये कि हम इस कैंपस के ऊपर ही फ्लोर बना लेते हैं। अब अगर हमने इस कैंपस के ऊपर फ्लोर बना लिया तो उससे क्या फायदा होगा? सिक्योरिटी गार्ड इजाफी नहीं चाहिए, हमारा ऊपर कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगेगा और एक ही दरवाजा बंद होगा तो पूरा इदारा बंद, हमारे ज्यादा बच्चों की नीड भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, इसके बरस अगर हम दूसरी जगह पे एक नया कैंपस खोलते हैं तो वहां पर नए गार्ड, नया स्टाफ, नई सिक्योरिटी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो विद इन अ कैंपस ऊपर एक और कैंपस बनाया ताकि ज्यादा बच्चों को केटर किया जा सके, इसको कहते हैं कौन सी स्केलेबिलिटी? वर्टिकल स्केलेबिलिटी। इसको कहते हैं वर्टिकल स्केलेबिलिटी। सर जी, जब लोड ज्यादा आए
और आप अपने एग्जिस्टिंग कैंपस पर ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, वो ज्यादा बच्चों को केटर कर सके, तो उसे वर्टिकल स्केलेबिलिटी कहते हैं। और एक केस ये कि जब लोड ज्यादा आए तो आप एक दूसरा कैंपस खोल लें और बच्चे वहां पर भेज दें, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल के अंदर एक फायदा भी है, अगर एक कैंपस बंद हो गया तो दूसरा चलता रहेगा। वर्टिकल का नुकसान ये, अगर कैंपस बंद हुआ तो फिर सारा ही गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर एक एग्जांपल और ले लीजिए। सर जी ये कंप्यूटर है, आपके पास वर्कलोड बड़ा, 2-3 कंप्यूटर रख लिए। सर ये क्या है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। ये कंप्यूटर आपके पास वर्कलोड बड़ा, आपने कंप्यूटर को अपग्रेड कर लिया, ये वर्टिकल है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये वर्टिकल है। सर जी आपके पास बच्चा बढ़ रहा है, आपने 2 कैंपस कर लिए, ये हॉरिजॉन्टल है। आपके पास बच्चा बढ़ा, आपने एक कैंपस में इमारत ऊपर कर दी, ये अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड करना कि वो ज्यादा प्रोसेस कर सके, इसको वर्टिकल स्केलेबिलिटी कहते हैं। और सिस्टम दो सिस्टम पे काम को डिपेंडेंट कर देना एक की बजाय, इसको हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में एक फायदा ये होता है कि भाई अगर एक सिस्टम खराब हुआ तो भी दूसरा सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन वर्टिकल के अंदर अगर एक ही सिस्टम है वो खराब हो गया तो काम रुक जाएगा। इसको कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सर यहां पर ये सिस्टम खराब हो गया तो सब गया, यहां पर 4 कंप्यूटर हैं, सिस्टम खराब हो गया तो 3, तो फिर भी काम करते रहेंगे। सर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसको कहते हैं। एक यहां पर वर्ड आया, मैं जरा वो बता दूं, एक कॉन्सेप्ट होता है मोनोलिथिक। ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन, कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिनमें हम जिनको तकसीम नहीं कर सकते। अगर इस तरह का सीन हो जाए कि आप उसको तकसीम ना कर सकें, तो उस केस में फिर आप हॉरिजॉन्टल की तरफ जा ही नहीं सकते, फिर आपको वर्टिकल स्केलेबिलिटी की तरफ ही जाना पड़ता है। सर इसके कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इंपॉर्टेंट एरिया स्केलेबिलिटी का, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज, वर्टिकल स्केलिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज। मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल दे दी है, सिर्फ इसी पर ही सोचते रहे तो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। एक ऊपर बिल्डिंग बना लिया और एक 2 कैंपस बना लिए। सर मोनोलिथिक बेसिकली ऐसी ऐप होती है जो एक गो की होती है, यानी उसके काम को तकसीम नहीं किया जा सकता। बेसिकली कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो मोनोलिथिक होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़ और क्या कहते हैं आपके साथ डिस्कस करें, एक एग्जांपल और दिमाग में आई है कि बेसिकली पहले तो आप 4 लोग थे और एक गाड़ी पर चले जाते थे, अब आप हो गए 8 लोग और आप लोगों ने मरी जाना है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक दिक्कत तो ये है कि आप बड़ी गाड़ी कर लें और 8 के 8 एक ही गाड़ी में जाएं, ये हो गई वर्टिकल स्केलेबिलिटी। और दिक्कत ये है कि आप 2 गाड़ियां 4-4 बंदों की कर लें और उस पर जाएं, ये क्या हो गया? और यार मुश्किल समझ आ रही है? सर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की गेम है, आपके साथ डिस्कस कर लिया इसकी बात को। यार एक छोटी सी बात और है, मैं वो चाह रहा था पहले कर लूं। सर जी वो कहते हैं आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर की बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें से सवाल है लास्ट टाइम कि यार आपका सॉफ्टवेयर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि वो मॉड्यूलर डिज़ाइन हो। मॉड्यूलर डिज़ाइन का मतलब है वो आपका पूरा सॉफ्टवेयर कुछ मॉड्यूल्स में तकसीम हुआ हो, यानी एक हमारा एसबीआई का सॉफ्टवेयर है, उसमें एडमिशन डिपार्टमेंट अलहदा हो,
उसमें स्टूडेंट डिपार्टमेंट अलहदा हो, उसमें स्टडी डिपार्टमेंट अलहदा हो, यानी मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हों। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको क्या HR डिपार्टमेंट अलहदा हो, तो मॉड्यूलर डिज़ाइन में मॉड्यूल्स होते हैं। सर जी ये ज़रा देखिएगा, मार्केटिंग मॉड्यूल है, सेल्स मॉड्यूल है, रॉ मटेरियल का मॉड्यूल है, परचेज का, क्वालिटी कंट्रोल का मॉड्यूल है, स्टोर का मॉड्यूल है, अकाउंट्स का मॉड्यूल है, फाइनेंस का मॉड्यूल है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूलर डिज़ाइन में मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूलर डिज़ाइन का फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं पर ख़राबी आ गई है आपके सॉफ्टवेयर में, तो जिस मॉड्यूल में ख़राबी आई है सिर्फ वही उसके ऑपरेशन डिस्टर्ब होंगे, बाकी चलता रहेगा। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो मॉड्यूलर डिज़ाइन में इसको कहते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इसमें हर कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, अपडेट करना आसान है, स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब आम अल्फाज में कि अगर लोड ज़्यादा आया तो उसको हैंडल कर लेगा। सर एक मॉड्यूल में तब्दीली करनी है तो फिर उसको क्या कहता है, दूसरे मॉड्यूल चलता रहेगा, सिर्फ वही मॉड्यूल को आप वो करेंगे, उस मॉड्यूल की वर्किंग अफेक्ट होगी सिर्फ, बाकी सारे अफेक्ट नहीं होंगे। सर ये सारा मैंने बता दिया। एडवांटेजेस हैं, फ्लेक्सिबल है, मेंटेनेंस करना आसान है, कोलैबोरेशन करना आसान है, टीम बन जाती है और हर डिपार्टमेंट का एक बंदा IT वाले के साथ मुंसलिक होता है और वो फिर एक टीम की सूरत में ज़्यादा बेहतर काम किया जा सकता है। एक आर्किटेक्चर में, IT सिस्टम के आर्किटेक्चर में एक तरीका है रिडंडेंसी एंड फेल ओवर। सर जी IT सिस्टम को इस तरह से बनाया जाए कि क्रिटिकल सिस्टम का बैकअप अवेलेबल हो। खुदा न खास्ता सिस्टम क्रैश करे, सिस्टम फेल कर जाए, कोई भी आंधी तूफान मुसीबत आ जाए तो आपका सिस्टम चलता रहे, और जैसे ही आपका एक मेन प्राइमरी सिस्टम क्रैश करे आपका बैकअप मौजूद हो और आपके ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो। जैसे अगर अभी वापदा से लाइट जाए तो हमारा पूरा बैकअप सिस्टम मौजूद है कि विद इन अ मिनट हमारा जनरेटर ऑन हो जाएगा और हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर देंगे। सर ये है रिडंडेंसी एंड फेल ओवर। सर इसके फायदे क्या हैं? अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, छोटा मोटा मसला हो जाए तो रिजिलियंस है। अच्छा एक तरफ तो ये ना, दूसरी तरफ मैं आपको बताया था कि जनाब अगर मेरा ये लैपटॉप अभी गिर के टूट जाए तो मैं आज की क्लास ख़त्म नहीं करूँगा, दूसरा लैपटॉप मंगवाऊँगा और सब कुछ यहीं से शुरू कर दूँगा। सर ये बुनियादी तौर पे रिजिलियंस है, काम चलता रहे, काम नहीं रुकना चाहिए, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी है, बिजनेस रिडंडेंसी इंश्योर दैट द एसेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर और ऑनलाइन ये ऑपरेशन होनी चाहिए, चाहे प्रॉब्लम आई है तो भी, प्रॉब्लम के दौरान भी। सर एक बंदे का दिल का ऑपरेशन हो रहा है और पीछे लाइट चले गई है, तो अब वो दिल खोला हुआ है, वो बैठ जाएंगे चाय लेके आओ यार 15 मिनट तक लाइट आनी है, या उसको इलाज करना चाहिए? सर उसका इलाज करना चाहिए, ये एक इतना सेंसिटिव काम है कि इसमें डिले नहीं आना चाहिए। तो सर इसको कहते हैं बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद आ गए ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज में, अगर वन सर्विस गोज ऑफलाइन ड्यू टू पावर आउटरेज, द फेल ओवर मैकेनिज्म जो है ना ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है बैकअप की तरफ ताकि सिस्टम चलता रहे। सर जी दिस इज कौन सा? रिडंडेंसी एंड फेल ओवर। तीसरा क्या? सिक्योरिटी बाय डिजाइन। अच्छा ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर का नक्शा बना लिया, घर तामीर हो गया और फिर आपने कहा यार चोरी को तो सोचना चाहिए था, वो हमने सोचा ही नहीं। नहीं सर, जब आप घर का नक्शा बना रहे होते हैं तो उस वक्त सिक्योरिटी को अपने डिजाइन में रखते हैं। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अक्सर लोग जब ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऊपर उन्होंने चौकी बनाई होती है गन मैन के लिए, यानी जब वो डिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने सिक्योरिटी को अपने प्लान में रखा। वो कहते हैं एंटायर सिस्टम, ये अप्रोच कहती है ये कि एंटायर सिस्टम जो है ना इज प्रोटेक्टेड और फ्रॉम पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डाटा ब्रीचेस, साइबर अटैक एंड ऑथराइज्ड एक्सेस। सिक्योरिटी बाय डिजाइन में क्या शामिल है? एनक्रिप्शन शामिल है, एक्सेस कंट्रोल शामिल है, इंट्रूजन डिटेक्शन
सिस्टम शामिल है और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट शामिल है। की प्रिंसिपल में क्या आया? एनक्रिप्शन आया। सेंसिटिव डाटा शुड बी एनक्रिप्टेड बोथ इन ट्रांजिट एंड एट रेस्ट, ensuring that if unauthorized individual access the data, they cannot read or use it. Sir ji, access control, role based access control limits access to sensitive data or function based on the user role within the organization. This minimizes the risk of internal threat. आपने access को control करना है, आपने intrusion detection prevention करनी है। यार ये वाली बातें तो अब रिस्क पढ़ने के बाद ज़्यादा सीधी सीधी लग रही है और सर समझ आ रहा है। तो ये आ गया सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन। मैं वैसे आपको मशवरा भी यही दूंगा, आपने पेपर के लिए भी तैयारी करनी है तो इसी तरतीब में ही करनी है सर जी। उसके बाद आ गया स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपका सिस्टम ऐसे डेवलप होना चाहिए कि कल को सिस्टम बढ़ जाए तो आपका सिस्टम उसको सपोर्ट कर सके। मिसाल के तौर पे हमने ब्रांच खोली और हमारी अभी इब्तिदा में 3 ब्रांचेज हैं, तो क्या हमें अपना सिस्टम ऐसा लेना चाहिए कि वो 3 ब्रांचेस को सपोर्ट करे, या सिस्टम ऐसा लेना चाहिए कि यार वो एक्सटेंडेबल हो, ब्रांचेस 6, 8, 10 हो जाए तो भी उसको सपोर्ट कर सके। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये होती है स्केलेबिलिटी। आईटी सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि दे कैन अकोमोडेट फ्यूचर ग्रोथ। हमारा सिस्टम जो है, जो हमारा पोर्टल है, अगर 5000 स्टूडेंट हमारे पास और भी आ जाए तो ये पोर्टल उसको सपोर्ट करेगा। पॉइंट समझ आ रहा है सर? इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफन एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशन इन डिमांड रिक्वायरिंग सिस्टम दैट कैन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट रिसोर्सेज एज नीडेड। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बाज़ औक़ात फ्लक्चुएशन इन डिमांड। अच्छा, एक तरफ तो ये बढ़ोतरी आपके साथ आ रही ना, बाज़ औक़ात कम होना भी होता है। आपने बाज़ औक़ात चीज़ें सुकड़ भी जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं, तो आपने मिसाल के तौर पे फ्लेक्स स्केलेबिलिटी, सिर्फ स्केल अप नहीं, स्केल डाउन भी हो सकती है। वो कैसे? मिसाल के तौर पे हमारे पास जनाब 200 बच्चा आया हुआ है और हमने क्लास में ये बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर अब बच्चे सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे पास बच्चे 50-60 फिजिकल आ रहे हैं, तो हम उस कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे और क्लास को छोटा कर देंगे, 10 एसी की बजाय 4 एसी चला के काम चला लेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये होती है स्केलेबिलिटी, कि कम भी किया जा सके, बढ़ाया भी जा सके। मेरे जी ड्राइव पर मेरा डाटा पड़ा हुआ है सर जी, जी ड्राइव पर मेरा डाटा पड़ा हुआ है, उसमें एक ऑप्शन है 100 GB की, एक ऑप्शन है 200 GB की। पहले डाटा बहुत ज़्यादा था, मैंने अपनी हार्ड ड्राइव पर रख लिया है। पहले डाटा 175 GB का था, अब डाटा 27 GB का है। अब मैंने 100 GB वाला पैकेज दिया हुआ। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो स्केलेबिलिटी में अप तो होता है, साथ डाउन भी होता है। सर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट दोनों लफ्ज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है नई टेक्नोलॉजीज के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड करना, टूल्स सर्विसेज एंश्योरिंग दैट दे कैन अडॉप्ट टू इवॉल्विंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। अगर मैं की कंसिडरेशंस की बात करूं तो क्लाउड सर्विसेज में क्या शामिल है? लिवरेजिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू डायनेमिकली स्केल रिसोर्सेज अप और डाउन। मैंने क्लाउड के बारे में बात बता दी। वर्चुअल मशीन्स, आपको एक बात बताऊं, आपकी वेबसाइट जो होती है, आप नई वेबसाइट बनाते हैं, इस वेबसाइट को रन करते हुए आप जब क्लिक करते हैं तो प्रोसेसिंग होती है। ये प्रोसेस कौन करता है? ये प्रोसेस सर्वर करता है, वो सर्वर जो उस वेबसाइट को चला रहा होता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो अब अगर 50 लोग एट द सेम टाइम क्लिक वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पे लोड बढ़ेगा, सर्वर ज्यादा दरकार होंगे। यस, अब होता ही है कि आई कैप में जब रिजल्ट आता है, आज जैसे सीफैप का रिजल्ट था, आई कैप में रिजल्ट आया तो उस दिन 10,000 लोग एक्सेस कर रहे होंगे। आई कैप में जब रिजल्ट आया तो 10,000 लोग सर्वर को एक्सेस कर रहे होंगे, वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होंगे। अब अगर 10,000 लोग एकदम आ जाएंगे और तो वेबसाइट उसको कैसे
वरना आम तौर पे क्या होगा, अगर सर्वर लिमिटेड होंगे या सर्वर की सपोर्ट नहीं होगी तो आप क्लिक करेंगे, वो क्या करने लग जाएगा, वेटिंग का साइन देने लग जाएगा। अच्छा, अब इस केस में होता क्या है कि हमने एक ऑप्शन ली होती है कि जैसे ही लोग बड़े मजीद सर्वर अटैच कर दिए जाएं जो फौरी तौर पे प्रोसेसिंग करें, और जैसे ही लोग कम हो तो सर्वर्स को डीअटैच कर दिया जाए, जितनी सर्विसेज हम लेंगे उतने पैसे हम दे देंगे। और यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, बुनियादी तौर पे यहाँ पर भी वो ये वाली बात कर रहा है कि ई स्केलेबिलिटी का मतलब है कि ईद के दिनों में जब आपकी वेबसाइट पे रश हो गया तो आप ज़्यादा सर्वर अटैच करते हैं। वो एग्जांपल देता है नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स पे सैटरडे संडे वाले दिन वीकेंड पर बहुत ज़्यादा लोग मूवी देखते हैं, उस वक्त एडिशनल सर्वर अटैच कर दिए जाते हैं, और जब वीकेंड ख़त्म होता है तो डीटैच कर दिए जाते हैं, और जितनी सर्विस आप लेते हैं उतने आपको पैसे देने पड़ते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, यहाँ पर भी वही स्टोरी है। क्लाउड सर्विसेज में वर्चुअल मशीन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, enable organization to run multiple, बेसिकली वर्चुअल मशीन तो एक अलहदा कॉन्सेप्ट है कि वो कहता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग मशीन को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, एक मशीन पर मल्टीपल सर्वर्स रन कर लें जिससे रिसोर्स एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज, मैंने आपको ये जो बात बताई है सर्वर की सपोर्ट और प्रोसेसिंग वाली, ये वाली जो बात है ये बुनियादी तौर पे स्केलेबिलिटी में भी लिखी हुई है। सर जी, अच्छा जी, ये 4 तरह के उसने आपको आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर बताए। सबसे पहले कौन सा बताया, मॉड्यूलर। दूसरे नंबर पे क्या बताया, रिडंडेंसी एंड फेल ओवर। तीसरे नंबर पे क्या बताया, सिक्योरिटी बाय डिजाइन। चौथे नंबर पे क्या बताया, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा जनाब, मैं अब इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ आने लगा हूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। पहली बात तो ये बताएं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो उसने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुनियादी तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम कोई प्रोग्राम बना लेते हैं, कोई ऐप बना लेते हैं, कोई वेबसाइट बना लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लें, एक जिस तरह एक मशीन एक प्रोडक्ट बनाती है, इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर बनाता है। सर समझ आ रहा है, दूसरे ऐप बनाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी तरह की होती है, वो कहता है ये मुख्तलिफ तरह की होती है। एंड वो कहता है ईच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना मकसद होता है। बाज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क वेरी क्लोज टू हार्डवेयर, हेल्प डेवलपर वर्क फास्टर, मेड फॉर स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ टास्क। ईच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना मकसद है, अपनी यूनिकनेस होती है। कितनी तरह की है, एक है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है दे आर वेरी क्लोज टू हार्डवेयर, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, difficult to write and maintain, understand. Lower level language are used in developing operating software and device drivers. ये lower level language है, 2 तरह की होती है, एक assembly और एक machine code जिसको binary language कहते हैं। एक होता है higher level language, easy to read and understand. Higher level language allows developer to focus on logic and problem solving rather than hardware detail. Higher level language incorporates features like automatic memory management and built-in libraries. Higher level language are widely used for web development, data analysis, software application. Sir, higher level language में ये वाली
अब लो लेवल और हाई लेवल में क्या नतीजा निकला? लो लेवल हार्डवेयर के ज्यादा करीब होती हैं, हार्डवेयर को मैनेज करने के काम आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लो लेवल लैंग्वेज से बनाया जाता है या डिवाइस ड्राइवर्स बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा हाई लेवल लैंग्वेज ये अंग्रेजी के ज्यादा करीब होती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं और डेवलपर फोकस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, हार्डवेयर पे फोकस नहीं करता, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर फोकस्ड होती है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बात। तीसरी बात ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है, बिल्ट इन लाइब्रेरीज। हायर लेवल लैंग्वेज आर वाइडली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। Scripting languages are interpreted rather than compiled, meaning the code is executed line by line at runtime, which eliminates the need for separate compilation steps. SLs are useful for web development, automation, and quick application development. SL are useful for web development, automation, and quick application development. ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब यहां पर मेन डिफरेंस क्या है जरा सुनिएगा। अच्छा, होता ये कि जब आप एक लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक कोड लिख लेते हैं, उसके बाद उसको रन करते हैं, इस रन को कहते हैं कंपाइल करना। और उसके बाद जब वो रन हो जाता है तो वो चलता है और उसके बाद आप उस पर काम कर पाते हैं, ये चेक कर पाते हैं कि ये एग्जीक्यूट होके कैसा चल रहा है। लेकिन जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, इनकी खास बात ये होती है कि पूरा कोड लिखकर इसको रन नहीं करना होता, बल्कि जो लाइन लिखेंगे उसके बाद देख लेते हैं कि इस लाइन की वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है आपके सॉफ्टवेयर पे। तो इस वजह से इसको कहा जाता है दे आर इंटरप्रेटेड रादर देन कंपाइल। कंपाइलेशन का मतलब ये पूरा कोड लिखकर रन करके चेक करेंगे क्या चल रहा है, क्या बन रहा है। लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में इंटरप्रिटेशन होती है, कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, हर लाइन जो लिखेंगे उसका इंपैक्ट आप देख पाएंगे, ये नहीं कि एंड पे पता चलेगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मेन डिफरेंस ये है। और ये वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन और क्विक एप्लीकेशन के काम आती है। इसमें पाइथन, PHP और जावास्क्रिप्ट भी है। सर जी, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आगे आ गया डोमेन्स। कुछ ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो डोमेन स्पेसिफिक होती है, जो एक खास टाइप की होती है। जैसे डेटाबेस की एक लैंग्वेज है SQL, ये डेटाबेस स्पेसिफिक लैंग्वेज है। इसी तरह ही R है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, HTML है वेब डिजाइन के लिए। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है ना, ये स्पेशलाइज्ड टास्क को ईजियर कर देती है एंड यूजफुल कर देती है फॉर प्रोफेशनल वर्क इन स्पेसिफिक फील्ड। एग्जांपल्स ऑफ किचन फॉर चाइनीज फूड कुकिंग एंड पायर कुकिंग। हाँ, अब ये मैंने एक एग्जांपल दी थी बच्चों को समझाने के लिए कि यार देखो मेरी बात सुनो, किचन जिस आइटम को तैयार करना होता है ना, उस आइटम में जिस आइटम को जिस किचन में तैयार करते हैं उस किचन में उस तरह की चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे जो किचन जहाँ पर चाइनीज़ फूड बनना होता है ना, वहाँ पर उससे रिलेटेड आइटम होती है। मिसाल के तौर पे उस किचन में चावल होंगे, चिकन होगा, कॉर्नफ्लोर होगा, छुरियाँ होंगी जिससे वो काट रहे होंगे। लेकिन जिस किचन के अंदर आपने पाए बनाने हैं उसके अंदर बड़े बड़े प्रेशर कुकर होंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब आइटम बनाने वाली आइटम मुख्तलिफ है तो वो चीज़ भी वैसी होगी। ये जो बुनियादी तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दे आर लाइक किचन। जो आइटम बनानी है उस आइटम की तरह की चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी उसको तैयार करने के लिए। तो वो ये कहता है कि जनाब अगर आपने डेटाबेस की बात करनी है तो उसके लिए SQL बेहतर है, वेब डिज़ाइनिंग की बात करनी है तो HTML बेहतर है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करनी है तो R एक लैंग्वेज है वो बेहतर है। सर जी, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम अब पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ आ गए हैं और इसमें सबसे पहले है पाइथन। सिंपल, फ्लेक्सिबल, यूज फॉर वेबसाइट डाटा एनालिसिस, ऑटोमेशन। कोड बिल्कुल प्लेन इंग्लिश जैसा है,
पाइथन ऑल्सो हैज मैनी हेल्पफुल ये लाइब्रेरी का क्या मतलब है? आपने कभी नोट किया कि आप मैसेज लिख रहे होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन का CONG डालते हैं तो उसके नीचे ऑप्शन में आते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वो वाला बटन दबाते हैं तो वो लिखा जाता है। इसका मतलब है वो लाइब्रेरी और वो टूल हेल्प कर रहा है आपको। इसी तरह लैंग्वेज में जब आपने कोई चीज़ बनानी होती है तो लाइब्रेरी होती है जो आपको हेल्प कर देती है। ऐसे समझ लें कि रेडीमेड आइटम है जो मौजूद है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने किचन में एक चाइनीज आइटम बनानी है, उसके लिए आपको केचप चाहिए, तो केचप रेडीमेड मौजूद है ना, ये कि टमाटर से पहले आप केचप बनाएंगे और फिर केचप इस्तेमाल करेंगे चाइनीज बनाने में। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये ना बुनियादी तौर पे इस तरह की चीज है कि पाइथन इट्स कोड इंग्लिश की तरह का, इसमें हेल्पफुल लाइब्रेरी मौजूद है, इजी और फास्ट टू वर्क विद है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग हो जाती है, एक मैप बन जाता है कि इस तरह का सॉफ्टवेयर बनेगा, ये क्विकली बन जाता है, तो हम क्लाइंट को दिखा के उसके मुताबिक अपना आप इसको बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है? ये मेन लैंग्वेज है जिसके जरिए इंटरएक्टिव वेबसाइट बन, आपने देखा वेबसाइट पर कॉन्टिन्यूसली डाटा मूव कर रहा होता है, इंटरएक्टिव होता है सर, वो जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। इसके ज़रिए एनिमेशन और बटन लगाए जाते हैं, कंटेंट स्क्रीन चेंज करती है, इसके अंदर टूल्स होते हैं जैसे रिएक्ट, नोड.js, एंगुलर। जावास्क्रिप्ट किस मकसद के लिए यूज़ होता है? फ्रंट एंड बनाने के लिए भी होता है, बैक एंड बनाने के लिए भी होता है, और मोबाइल ऐप बनाने के लिए भी होता है। जावास्क्रिप्ट की सबसे खास बात है कि हर ब्राउज़र इसको सपोर्ट करता है, तो ये हैंडल कर सकती है टास्क इन द बैकग्राउंड। सर जावा की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा इज पॉपुलर फॉर बिल्डिंग लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन और वेब बेस्ड सर्विसेज। इट्स राइट ओनली और रन एनीवेयर। Capability allows code to execute on any platform with a compatible runtime, enhancing portability. Write once, run anyway. Write once, run anyway. Capability allows code to execute on any platform with the compatible runtime, enhancing portability. जावा स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, यहाँ पर भी लाइब्रेरी है जो कि लोगों को बड़ी हेल्पफुल होती है। C++, ये एक नई चीज़ है। C++ की खास बात यह है पावरफुल लैंग्वेज है। सबसे अहम बात यह है कि ये हेल्पफुल होती है, कंप्यूटर की मेमोरी और हार्डवेयर को कंट्रोल कर लेती है। अब आपको पता है ये जो हार्डवेयर को कंट्रोल करती है ये कौन सी लैंग्वेज होती है? लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर को कंट्रोल करती है। अब ये इसके अंदर लो लेवल वाली खसूसियात है, इसलिए इसको मीडियम लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। सर समझ आ रहा है तो अंग्रेजी में यूज ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में यूज होता है, मशीन और डिवाइसेस के अंदर सिस्टम बनाने के लिए यूज होता है। हाई परफॉर्मेंस एप्स, गेम्स वगैरह अक्सर C++ पे बनी होती हैं। C++ अलाउ करता है प्रोग्रामर्स को कि मैनेज करें मेमोरी खुद, और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और जेनेरिक प्रोग्रामिंग है, और आप कॉम्प्लेक्स और हैवी प्रोजेक्ट बना सकते हैं C++ में। SQL क्या है? डेटाबेस के लिए ये परफेक्ट है, रिलेशनल डेटाबेस के लिए। इसके जरिए क्यूरी करना, अपडेट करना और मैनेज करना डेटाबेस को आसान है। SQL डिक्लेरेटिव नेचर, जिसके अंदर आप यूजर स्पेसिफाई करता है कि वो क्या चाहते हैं और ये उसे कर देता है, रादर देन कि वो कैसे करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा ऑपरेशन को सिंप्लीफाई कर देती है SQL। सर ये हमारा चैप्टर नंबर 7 था, मैंने इसके वाले से ये डिस्कशन कर दी। पानी पीना था यार, नहीं है जग। मैंने कहा भाई मैं पानी पीना चाहता था, जग नहीं है। आप कुछ और सुन रहे हैं सर। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 मेरा ख्याल है मैंने मैक्सिमम बातें आपको इसकी बता दी हैं। अब मैं चल रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 की तरफ।
सिस्टम पूरे में से ना करेक्टरिस्टिक्स पूछने हैं उसने, हल्की फुल्की कोई इधर उधर की बात करके बाद में रट्टे वाला सवाल ही पूछना है। सर ये वाले सिस्टम के अंदर रट्टे वाली बात ज्यादा है, क्योंकि सिस्टम इसलिए मैं इसको आसान मानता हूं कि जो बच्चा मेहनत करके इसको रट्टा लगा लेता है वो पेपर में मार्क्स ले रहा होता है। और सर समझ आ रहा है? और जो बच्चा इसको, अब जैसे आपने रिस्क है, रिस्क को आपने रट्टा भी लगाया, फिर भी उसके अंदर नंबर लेने के लिए आपकी राइटिंग एबिलिटी स्किल होनी चाहिए। एंड आइडेंटिफाई करें रिस्क कौन सा है, उसका कंट्रोल कौन सा है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस दरकार है। लेकिन अगर वो सीधा सीधा सवाल पूछे कि यार आप बताओ रिडंडेंसी एंड फेल ओवर क्या है, और वो ये पूछे और वो ये इसके बेनिफिट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे, तो उसमें कितनी समझदारी है, याद है तो मार्क्स मिल जाएंगे। सिस्टम वाला एरिया इस वाले से है मुश्किल, चूंकि लेंथी ज़्यादा है। कोशिश यही है कि इसको इतना आसान और स्मूथ कर दिया जाए कि आपको याद हो जाए और मुश्किल ना लगे, वरना उन दोनों के मुकाबले में ये ज़्यादा लेंथी है। बट इंशाल्लाह हम आपको इस तरीके से कराएंगे कि आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा और याद करना भी आसान हो जाएगा। जी सर, चैप्टर 8 शुरू करने लगा हूँ 2 मिनट की ब्रेक के बाद। रहमान सर जी, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ERP सिस्टम। मैंने जिस तरह वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की पूरी स्टोरी और एक बेस बनाई थी ताकि आपका दिमाग काम करने लग जाए कि यार असल में तो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की गेम है, उसके लिए कंप्यूटर अपना रोल प्ले कर रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बुनियादी तौर पे। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लफ्ज़ को इंफॉर्मेशन सिस्टम समझते हैं, चूँकि मेन रोल है इंफॉर्मेशन सिस्टम में आज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही। इसी तरह ERP की भी एक स्टोरी है। स्टोरी सुनो जरा। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक मियाँ साहब है, फैक्ट्री के मालिक हैं, और वो हर रोज फैक्ट्री आते हैं और सेल वाले बंदे को बुलाया, सेल की मालूमात पूछी, परचेज वाले बंदे को बुलाया, परचेज की मालूमात पूछी, कैश वाले बंदे को बुलाया, कैश की मालूमात पूछी और उसे सेल के साथ रिलेट किया। गोदाम वाले स्टोर वाले बंदे को बुलाया, स्टोर की मालूमात पूछी और उसे परचेज और सेल के साथ रिलेट किया। अच्छा, अब चूंकि वो अलग-अलग बंदों को बुलाते हैं और सारी मालूमात ले रहे होते हैं, तो फिर लाइन हाजिर कर लेते हैं सबको। गोदाम वाले को कहते हैं तुम तो कह रहे हो कि मेरे पास माल बहुत ज़्यादा है, ये कहता है कि सेल बहुत ज़्यादा हुई है, तो वो माल कहाँ से आ रहा है, आसमान से आ रहा है। उसे फौरन समझ आई थी कि यार मियाँ साहब को पता चल गया कि मैंने ब्लंडर मार दी। वो मियाँ साहब को कहता है कि यार आप जो है ना, आप कोई आम बंदे नहीं हैं, आप वली हैं, आपको ना सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। आप सिर्फ दूर से बंदे को चलता देखते हो और आप पहचान लेते हैं कि कोई गलती की है। आज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मियाँ साहब का भी पूरा स्वैग होता है कि यार ये कोई आम बंदा नहीं है और ये इसके पास सारी इंफॉर्मेशन। मियाँ साहब पुराने दौर के आदमी हैं, हर रोज़ फैक्ट्री आना है, हर रोज़ काम करना है, हर रोज़ रिपोर्टें लेनी है, हर रोज़ उसको टैली करना है। लेकिन उनका जो बच्चा है ना, वो कहता है कि ये तो भाई रोज़ हर रोज़ आना ये तो मुसीबत है, हमें करना ये चाहिए कि हम इसको क्या कर लें, एक्सेल पे ले हैं। वो इन सारी रिपोर्ट को जो मियाँ साहब कागज़ों की देखते थे, वो इसको किस में ले आया, एक्सेल पे ले आया और सॉफ्टवेयर पर ले आया। करता वो भी यही था बंदा। उनका जो बेटा था वो क्या करता था, परचेज के सॉफ्टवेयर को देखा, सेल के सॉफ्टवेयर को देखा, इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर को देखा और कैश के सॉफ्टवेयर को देखा और सारा कंपैरिजन किया और फिर उसको कहा जी कि ये क्यों है।
उसकी बस उसने किया ये कि वो उस दौर में है जिस दौर में चीज़ें अपग्रेड हो गई हुई थी। आज वो हफ्ते में एक बार आता है, हर रोज रिपोर्ट उसके पास ईमेल हो जाती है और वो उसको देख लेता है। बेटा है वो कभी इंग्लैंड जाता है, कभी यूएसए जाता है, कभी मलेशिया जाता है, कभी उम्रे पे जाता है, सारा कुछ इंजॉय भी कर रहा है, साथ साथ रिपोर्ट भी देख रहा है। ये अगली नस्ल आती है और इंफॉर्मेशन का सिस्टम ऐसे चल रहा होता है इनके सॉफ्टवेयर्स में। फिर इनका पोता आता है। पोता कहता है पापा मुझे तो समझ नहीं आती आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग तो सिंपल कंपैरिजन करते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करें ना कि इसमें ये वाला डिफरेंस हाईलाइट हो जाए और हमें हफ्ते बाद भी ना आना पड़े। और सर समझ आ रहा है? वो कहते हैं कि आप सारे सॉफ्टवेयर एक ही इदारे से बनवाएं और उनको आपस में कनेक्ट कर दें। परचेज वाला परचेज की एंट्री करेगा तो साथ ही ऑटोमेटिकली स्टॉक की एंट्री भी होगी, तो स्टॉक भी अपग्रेड हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परचेज की एंट्री हो साथ स्टॉक ना बढ़े। तो जब इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ये वाली गलती होगी नहीं जो दादाबू के दौर में होती थी या आपके दौर में होती है। ये आपस में क्या हो जाएंगे, पूरे सिस्टम जुड़ जाएंगे। और वो वाला बंदा जो हमने स्टोर में रखा हुआ है कि एंट्री करे लहदा से, यानी जब परचेज वाला बंदा एंट्री कर देता है तो स्टोर वाला बंदा दोबारा एंट्री करता है। क्यों? अगर हम इस सिस्टम को जोड़ देंगे तो जब परचेज वाला बंदा एंट्री करेगा तो वही वाली एंट्री स्टोर में भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो हमें एक बंदा बच जाएगा हमारा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? प्रोसेस एफिशिएंट हो जाएंगे। वो बच्चा जो है अगला वो कहते हैं हमें आने की जरूरत ही नहीं है, हम 15 मिनट में देखेंगे कितनी प्रोडक्शन हुई, कितने माल बना, कितना ये सब हुआ, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ऊपर बंदे रख लेंगे, हम बाहर ही रहेंगे, मैं क्या जरूरत है पाकिस्तान में रहने की। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये अगला लेवल था। ये जो पोते ने स्टोरी सुनाई है ना आपको कि अलग-अलग सॉफ्टवेयर नहीं बनाने, एक ही कंपनी सारे सॉफ्टवेयर बनाए और फिर उनको आपस में कनेक्ट कर दे, इसी तरह के सॉफ्टवेयर को ईआरपी कहते हैं। और सर ईआरपी की असल जड़ समझ आई है कि ये है क्या और एवॉल्व कहां से हुआ है? ये यहां से एवॉल्व हुआ है सर। सर ईआरपी असल में क्या है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगा हूं। मार्केटिंग वाले ने मार्केटिंग की, जिसके जवाब में सेल ऑर्डर आया। सेल ऑर्डर आपको आ गया तो प्रोडक्शन वाले को कहा माल बनाओ, प्रोडक्शन वाले ने कहा रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन वाले ने स्टोर को कहा रॉ मटेरियल दो, स्टोर वाले ने कहा मेरे पास मौजूद नहीं है, उसने प्रोक्योरमेंट वाले को कहा खरीदो, प्रोक्योरमेंट वाले ने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल गेट पर आया तो गेट पास बना। गेट पास बनने के बाद वो पहले क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में गया और चेक किया गया, जो ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक ही ऑर्डर आया है, माल आया है, उसको देखा। उसके बाद वो स्टोर में आया, स्टोर में स्टोर रिसीट नोट बना, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास स्टोर रिसीट नोट पहुंचा, उसकी इनवॉइस पहुंची और उसके मुताबिक उसने उसकी एंट्री की पेबल की और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फिर उसके बाद चेक दे दिया। ये पूरा सिस्टम तरतीब से बना हुआ है। सेल नहीं हो सकती जबकि मार्केटिंग ना पता हो किसने की थी। प्रोडक्शन होगी तो पता होगा कौन सा सेल ऑर्डर है, परचेज होगी तो पता चलेगा कौन से ऑर्डर के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है। सर गेट पास पर परचेज ऑर्डर गिवन होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पर परचेज ऑर्डर गिवन होता है। स्टोर रिसीट नोट नहीं बनेगा जब तक पीओ ना हो, परचेज ऑर्डर ना हो। अकाउंट्स डिपार्टमेंट इनवॉइस को देखेगा, पीओ को देखेगा और स्टोर रिसीट नोट देखेगा, उसकी बेस पर एंट्री करेगा और वाउचर बनेगा, एंट्री होगी और उस बेस फिर उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला पैसे देगा। मैंने एक मल्टीनेशनल का ऑडिट किया है, मैंने तो चेक करना था कि एंट्री ठीक की है। जब उनकी एंट्री का डॉक्यूमेंट निकाला तो इतना बड़ा थद्दा निकला, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लगे हुए थे। तो पूरी ट्रेल थी, स्टोरी कहां से शुरू हुई और फिर कहां तक
पहुंच गया। मैंने तो ये पता किया था कि ये 2,36,00,000 की पेमेंट क्यों की है, तो उसने कहा अच्छा ये इस वजह से किया चूंकि अकाउंट्स वाले ने कहा था। अकाउंट वाले ने इसलिए कहा था चूंकि स्टोर में माल आया था, स्टोर में माल आने से पहले स्टोर में माल चेक हुआ था, उससे पहले गेट पे आया था, गेट पे आने से पहले ऑर्डर किया था, ऑर्डर इसलिए किया था चूंकि स्टोर वाले ने कहा था, स्टोर वाले ने इसलिए कहा था चूंकि रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन वाले ने रिक्वेस्ट की थी, प्रोडक्शन ने रिक्वेस्ट इसलिए की थी चूंकि सेल का ऑर्डर आया था, सेल का ऑर्डर इसलिए आया था चूंकि मार्केटिंग की थी। यार तरतीब देख रहे हो, पूरा एक चेन नहीं बन गई पूरा। सर ये है ERP, सारा सिस्टम कनेक्ट हो गया आपस में। अब वो कहते हैं जनाब इसके कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ह्यूमन, अब ये डिपार्टमेंट्स हैं कह लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, इन्वेंट्री है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और प्रोक्योरमेंट है। सर जी अगर की कंपोनेंट्स की बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंटरप्राइज इदारा, अमजद एंटरप्राइज इदारे को बाज़ एंटरप्राइज कह देते हैं। सर जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या काम है? जर्नल लेजर बनाना, अकाउंट पेबल या रिसीवेबल, बजट, फोरकास्टिंग, टैक्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये मेन काम है। इंडिविजुअल मॉड्यूल में, इंडिविजुअल यूनिट में क्या क्या चीजें होती हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, पेरोल प्रोसेसिंग, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, पेरोल प्रोसेसिंग, रिक्रूटमेंट एंड ऑन बोर्डिंग, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, बेनिफिट्स एंड लीव मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स में होती हैं। सप्लाई चेन में प्रोक्योरमेंट देखना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखना, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स देखना, वेंडर मैनेजमेंट देखना, ये सप्लाई चेन में है। CRM में क्या है? सेल्स पाइपलाइन, कस्टमर इंटरेक्शन हिस्ट्री, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग कैंपेन मैनेजमेंट। फिर की फंक्शन, फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में क्या है? प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन की। फिर उसके बाद इन्वेंट्री वेयर हाउस में इन्वेंट्री को ट्रैक करना, ऑर्डर पूरा हो गया या नहीं हो गया, वेयर हाउस ऑप्टिमाइजेशन, किस तरह से वेयर हाउस को मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सकता है, डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड को फोरकास्ट कर। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट में क्या शामिल है? परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट, सप्लायर मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, ये प्रोक्योरमेंट में शामिल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्लानिंग करना, बजटिंग करना, रिसोर्स एलोकेट करना, प्रोजेक्ट को ट्रैक करना, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ रही। सर दूसरा आ गया ERP इम्प्लीमेंटेशन साइकिल। अब ERP को लागू करना, आपको एक पहले स्टेप में तो ये बताया कि ERP है क्या चीज। अब ERP को क्या करना है? लागू करना है। सर जी सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी, सिस्टम को डिजाइन करेंगे, डाटा को लेकर आएंगे, सिस्टम को टेस्ट करेंगे, ट्रेन एंड चेंज मैनेजमेंट, और फिर गो लाइव, फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। ये सर 7 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है, अब मेरे साथ चलो लॉजिकली समझो। सबसे पहला काम यह है कि आपका पुराना सिस्टम कौन सा था, आपको पुराने सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, आप नया सिस्टम कौन सा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और क्या नया सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह पूरी कर सकेगा। ये वाली बात इस स्टेप पे नहीं।
सिस्टम डिजाइन के लेवल पर क्या होता है, आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिस्टम को डिजाइन करते हैं, रिसोर्स को एलोकेट करते हैं कि किस तरह ये वाला सिस्टम काम करेगा और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। सिस्टम डिजाइन होने के बाद डाटा माइग्रेशन है। डाटा माइग्रेशन, पुराना डाटा उठाकर नए सिस्टम में लेकर आना। पुराने सिस्टम से सर जी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था चैप्टर 6 में, ELT याद है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, ETL सॉरी, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। वहां से इस तरह डाटा माइग्रेट होता है। फिर सिस्टम को चेक किया जाता है, ये बात कल हुई थी। सिस्टम को चेक करने के 3 काम है। यूनिट को चेक करेंगे, जोड़ को, इंटीग्रेशन को चेक करेंगे और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। फिर उसके बाद होता है चेंज मैनेजमेंट। जो लोग हैं उनको नए सॉफ्टवेयर पर लेके आना, उन्हें बताना कि ये कैसे उनके लिए फायदेमंद है, कितना आसान हो गया उनका काम, और चेंज को मैनेज करना और लोगों को ट्रेन करना। फिर उसके बाद गो लाइव होता है। गो लाइव का मतलब है जिस दिन से रूटीन का काम नए सॉफ्टवेयर पर शुरू होने लग गया, इसको कहते हैं गो लाइव होना। और उसके बाद होता है पोस्ट। जब गो लाइव होता है, यानी जब एक्चुअल में लोड पड़ता है ना, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, उसके लिए पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट होती है। सर ये ERP इम्प्लीमेंटेशन साइकिल है। मैंने आपको सारे स्टेप्स बड़ी डिटेल में बता दिए। सर जी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना, ERP को कस्टमाइज करना, स्ट्रक्चर और वर्कफ्लोज, और फिर डाटा माइग्रेशन था, फिर ट्रेनिंग था, फिर गो लाइव था, फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट था। सर जी अब अगला पॉइंट देखिएगा, बेनिफिट्स ऑफ ERP। अगला क्या है सर, बेनिफिट्स ऑफ ERP। ERP से फायदा ये होगा कि डाटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है। ERP से इंफॉर्मेशन और डाटा हर बंदे के लिए एक्सेसिबल है, यानी कोलैबोरेशन और इंटीग्रेशन बेहतर हुई है। डाटा अवेलेबल है, डिसीजन मेकिंग बेहतर हुई है। सर जी दरमियान में जो खराब, मिसाल के तौर पे जैसे ही प्रोडक्शन वाले ने ऑर्डर किया, रॉ मटेरियल वाले ने देखा कि माल नहीं है, उसने रिक्वेस्ट कर दी प्रोक्योरमेंट वाले को, प्रोक्योरमेंट पे ऑटोमेटिकली ईमेल चले गई सप्लायर को कि जनाब माल भेज दो। अब अगर ये सारा कुछ इस तरह इतनी तेजी से हो रहा है तो आपके सारे प्रोसेसेस एफिशिएंट हो जाएंगे और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। बिजनेस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेंगे, कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेंगे, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, एनहेंस कस्टमर सर्विस, कॉस्ट सेविंग, डाटा सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी। सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये 10 काम, ये 10 बेनिफिट्स हैं ERP सिस्टम के, जिसको उसने कहा गया है ERP सिस्टम के बेनिफिट्स की बात करें। अच्छा जी अब टाइप्स ऑफ ERP, एक है ऑन प्रेमिसेस, एक है क्लाउड और एक है हाइब्रिड। जरा ये बात भी बता ही दूं, ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड में क्या फर्क होता है। सर ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड में क्या फर्क होता है, आपने ना रिहाइश के लिए घर देखना है, आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है अपनी मर्जी की जगह देखो, ज़मीन खरीदो, उस पर अपनी मर्जी का घर बनाओ, जैसा आपका दिल चाहता है वैसे कमरे रखो, बाग छोड़ो, छत बनाओ, पूल बनाओ, जो आपका दिल चाहता है वो करो। सर ये है आपकी मर्जी है, आप ऑन प्रेमिसेस जो मर्जी करें। एक बात यह कि रेडीमेड एक चीज़ मिल रही है बनी बनाई, किराए का घर है, उस पर जाके रह लो। आपकी मर्जी के कमरों के साइज नहीं होंगे, आपकी मर्जी के वॉशरूम नहीं होंगे, आपकी मर्जी का बाग नहीं होगा, रेडीली अवेलेबल है, उसमें जाके रह लो। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक घर है तो बस ठीक है, आप रह लो और गुजारा कर लो। सर बिल्कुल इसी तरह ERP है, 2 तरह का होता है, या ऑन प्रेमिसेस या क्लाउड। ऑन प्रेमिसेस अपनी मर्जी का बनाओ, इस पे टाइम लगेगा, इस पे पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगी।
और क्लाउड क्या है, रेडीमेड मौजूद है, आपका नहीं है, किराए पे ले लो, उस पर चलते रहो। तो एक क्या है ऑन प्रेमिसेस और दूसरा क्या है क्लाउड। ऑन प्रेमिसेस में क्या होता है, ऑन प्रेमिसेस ईआरपी refers to ERP system installed and run on service servers located with the organization. This gives the business full control over its data, infrastructure and security. It is often chosen by companies in regulated industries like सजी on premises में आपका कंप्लीट कंट्रोल है, आप अपनी मर्जी से तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन पैसा ज्यादा लगेगा, रिसोर्सेज काफी ज्यादा चाहिए होंगे सर। डाटा सिक्योर है, आपकी मर्जी कस्टमाइज होगा, आपकी मर्जी का, इंटरनेट पे रिलायंस करने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज है पैसा लगेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, स्केलेबिलिटी लिमिटेड है। घर किराए का एक छोड़ा दूसरे पे चले गए, यहां पर ये वाली ऑप्शन तो नहीं है ना, अपना घर है सर आपका, तो ये स्केलेबिलिटी लिमिटेड है। क्लाउड के केस में स्केलेबल है, अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा नहीं है, अपडेट भी होगा, मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी भी है, और एडवांटेजेस कॉस्ट एफिशिएंट है, फ्लेक्सिबल है, फास्ट इंप्लीमेंटेशन है, और डिसएडवांटेज क्या है, इंटरनेट पर भी डिपेंडेंट है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, और कस्टमाइजेशन आपकी मर्जी की नहीं होगी। एक तीसरा तरीका भी है हाइब्रिड, दोनों कर लो। मेन बंदे अपने घर में आ जाए और कुछ लोग किराए पर रह लें। सर हाइब्रिड मॉडल ये होता है, जो डाटा सेंसिटिव है उसको किस पे कर लो, ऑन प्रेमिसेस, जो डाटा लेस सेंसिटिव है उसको किस पे ले जाओ, क्लाउड पे ले जाओ। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल माइग्रेशन टू क्लाउड भी की जा सकती है, स्टेप बाय स्टेप क्लाउड की तरफ भी जाया जा सकता है। डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबल है, आपको सेम डे 2 दिनों के अंदर अंदर कुछ चीज चाहिए तो फिर किराए पे ही मिलेगी, फौरी तो नहीं बन सकती ना सर। फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट है, कंपनी चूज कर सकती है डाटा स्टे ऑन प्रेमिसेस, कौन सा डाटा प्रेमिसेस में रहना है, कौन सा डाटा क्लाउड में रहना है, इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड पे शिफ्ट हो सकते हैं, कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज हो जाती है। एडवांटेजेस क्या है, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, रिस्क भी मिटिगेट हो जाता है, सिक्योरिटी का, कॉस्ट एफिशिएंट भी है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स, अब आपको याद रखना पड़ेगा फलां डाटा ऑन प्रेमिसेस में है, फलां डाटा क्लाउड में है, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट भी बड़ी बढ़ जाती है। सर जी कौन सी ऑप्शन बेहतर है, सारी डिस्कशन के बाद उसने कहा अगर तो आपको कंट्रोल चाहिए, आपका डाटा सेंसिटिव है और कस्टमाइजेशन दरकार है, तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है, ऑन प्रेमिसेस बेहतर है। लेकिन अगर आपको स्केलेबिलिटी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए, पैसा पहले शुरू में नहीं लगाना चाहते, तो क्लाउड बेहतर है। हाइब्रिड की बात करें तो कंबाइन करता है बोथ मॉडल्स की स्ट्रेंथ को, ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ग्रेजुअल माइग्रेशन ऑप्शन। ईच टाइप ऑफ ERP सिस्टम प्रेजेंट्स डिस्टिंक्ट एडवांटेज एंड ट्रेड ऑफ, दोनों के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, आपने अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका फैसला करना है। सर जी अगली बात, आप डिसाइड कर रहे हैं ERP, किन किन पहलुओं पे गौर करना चाहिए ERP का फैसला करते वक्त। सर किस बंदे से ERP लगवा रहे हैं, क्या वो काबिल एतमाद है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका तजर्बा कितना है, उसके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, इसको देखिए सर। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, पैसा कितना लगेगा। सर जी आप तो समझ रहे हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर का पैसा है, नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा होता है, हार्डवेयर का पैसा होता है, सॉफ्टवेयर का पैसा होता है, ट्रेनिंग का पैसा होता है, मेंटेनेंस का पैसा होता है, सारा पैसा देखिए और सोचें आप ओवरऑल आपको कितना फायदा हासिल हो जाएगा इससे। इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज, क्या आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम इस नए ERP के साथ जुड़ भी जाएगा, सिस्टम क्या फ्लेक्सिबल है और अपग्रेड कर सकेंगे आप चेंजेस के साथ साथ, ये सारे पहलू आपने पहले फैसला करना है, फिर उसके बाद कुछ सोचना है। सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रेशन, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, वेंडर सपोर्ट,
ये सारी चीज़ें देखनी। सर जी चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग ERP। सर ERP को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कौन से चैलेंजेस हैं? पैसा लगना सर, और ठीक ठाक पैसा लगना। सर इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट पे बड़ा पैसा लग जाता है, लोग एग्री नहीं होते। जो वर्कर है वो कहते हैं नहीं पुराना सिस्टम ही बेहतर था, हमें तो इस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों को टेंशन ये होती कि हमारी नौकरी चले जाएगी। यस, उनको इत्मीनान में लेना, लोगों को बताना कि ये वाला सिस्टम कंपनी के लिए किस तरह फायदेमंद है, और ये बताना कि आप किस तरह कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। डाटा माइग्रेशन इश्यूज, पुराने सिस्टम में नए सिस्टम पे डाटा ही नहीं जा रहा, मुसीबत बन जाती है सर ये बहुत बड़ा इशू, चैलेंज आ जाता है। कस्टमाइजेशन की नीड होती है सर, आपको चीज़ों को कस्टमाइज करना होता है, ये एक चैलेंज बन जाता है कि आपकी सिस्टम आपकी निज़ाम के मुताबिक आपके सॉफ्टवेयर में तब्दीली की जा सके। इंटीग्रेशन चैलेंजेस, सर आपने क्या करना होता है, चीज़ों को इंटीग्रेट करना होता है, जोड़ना होता है, उसके बाद ऐसे चैलेंजेस होते हैं। तो भाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, डाटा माइग्रेशन है, नीड ऑफ कस्ट, सर ये वाले सवाल पेपर में आने होते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, ये वाले सवाल, किन फैक्टर्स को, मिस्टर हमीद जो है उसकी कंपनी है, उसमें 250 बंदा काम करता है, 5000 मुलाजिम है, उन्होंने सोचा कि चूंकि अब वॉल्यूम बहुत बढ़ गया हम ERP इम्प्लीमेंट करा लें। आप एज ए कंसल्टेंट बताएं किन किन फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए। अब आप मुझे जितना मर्जी कहेंगे ये सिनेरियो है, ये कोई सिनेरियो नहीं है, बकवास है। सिंपल कंसिडरेशन वाइल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP उठा के डाल देना था। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फिर हमने ERP इम्प्लीमेंट किया था 3 साल पहले। ERP शुरू में बहुत अच्छा काम करता रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें तब्दीली करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें तब्दीली नहीं आ रही। आप ये बताइए कि ERP को इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस तरह करके उसने 2-3 लाइनों की बात करनी है और नीचे सवाल प्लेस कर देना। तो सर मैं आपको इसीलिए साथ साथ बता भी रहा हूं। अच्छा जनाब, आखिरी बात ये है सर जी, क्या बैंक्स में भी ERP होता है? अच्छा, बैंक में इस तरह प्रोडक्शन नहीं होती, बैंक में इस तरह इन्वेंट्री नहीं होती, बैंक तो सर्विस सेक्टर है। बैंक में ना एक और चीज होती है, उसको कहते हैं CBS होता है कोर बैंकिंग सिस्टम, पैसे लेना पैसे देना, ये वाले सारे पहलू होते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। अच्छा, वो कहता है कि जब ERP को बैंक में इंप्लीमेंट करना होता है तो उसको क्या करते हैं, उसके CBS के साथ ERP को जोड़ देते हैं। मेन बैंकिंग वाले काम CBS हैंडल कर लेता है, और फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस और बैक ऑफिस टास्क है, फाइनेंस कंट्रोल है, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये ERP कर लेता है और इसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है ERP को CBS के साथ। जो बैंक उस एप्लीकेशन को या उसको इस्तेमाल करते हैं जिसमें ERP और CBS जो है वो कंबाइन हो जाता है और स्मूथ फाइनेंशियल डाटा फ्लो हो जाता है। सेंट्रलाइज्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड बेटर रिपोर्टिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। सर ये सारी बातें थी हमारी क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 8 से मुतालिक। सर जी मेरे मुताबिक चैप्टर नंबर 7 और 8 इसमें जो डाटा था हमने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया है। आसान एरिया है, येट पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिए। और आज हम यहाँ पर अपना जो है ना वो ख़त्म करते हैं काम, लेकिन ये है कि आपको इसको साथ के साथ याद करें। मुझे ज़्यादा अच्छा ये है कि ये वो वाले एरियाज़ हैं जो आप लोगों ने याद नहीं किए हुए सही से, और भैया 30 से 40 मार्क्स बहुत बड़ी वेटेज है कि आप उस पर मेहनत करें। हम हमेशा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये तो कहते हैं कि जनाब रिस्क और डाटा कर लो तो आप काफ़ी करीब पहुंच जाओगे, लेकिन मज़े की बात है ज़्यादा आसान और ज़्यादा रट्टे वाले सवाल इसमें से आने हैं। यानी जो बच्चा सिस्टम पे मेहनत करता है ना वो 6 में से 6 ले सकता है, लेकिन जो बंदा रिस्क पे मेहनत करता है ना
उसने जब रिस्क पूछना है तो शायद आप बहुत अच्छा आइडेंटिफाई ना कर सकें या ड्राफ्ट ना कर सकें, उसमें 8 में से 8 लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें 6 में से 6 लेना आसान है। अगर उसने पूछ लिया कि ERP को इम्प्लीमेंट करते हुए क्या कंसिडरेशन है, आपने रट्टा लगाया होगा, पूरा छापों के नंबर मिल जाएंगे। और सर समझ आ रहा है? ये हमारी आज की डिस्कशन थी, यहाँ पर हम अपनी आज की बात ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू जी। साम